चलिए, स्वागत है आप लोगों को एप्पल क्लासेस टीचिंग में। क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर जानने से पहले हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक होता है क्या कि प्रश्नावली बनाने वक्त में हमें बेसिक अगर समझाए रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बेसिक हमें अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाता है। तो चलिए हम जानते हैं, देर ना करके। सबसे पहले हम बेसिक का पहला जानते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती कैसे होती है, जैसे 1 2 3 5 9 8 12 etc। प्राकृत संख्या के बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। देखेंगे, यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दे तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5 etc। पूर्णांक संख्या कहता है, यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान जोड़ दे तो वह संख्या पूर्णांक कहलाता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, फिर लिखेंगे -5 -4 -3 -2 -1, लिख सकते हैं 80 से। आइए दोस्तों, हम समझाते हैं बारी बारी से। आप लोग कहिएगा कि क्लास 10th में हमें सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोगों को आगे काम आएगा। इसलिए हम पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक बतला रहे हैं। चलिए जानते हैं, ये बच्चों की क्लास में हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारा आता रहता, 9th में भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती संख्या 1 2 3 जो भी संख्या आपको आती है। फिर कहता है कि पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य जोड़ दे तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। फिर का पूर्णांक संख्या, यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान जोड़ देते हैं तो वह संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाता है, जो आपके सामने में हम जैसे करके बताए हुए। चलिए, इसमें ज़्यादा नहीं कुछ बतलाने का है, आप लोग आराम से समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। चलिए, जो हम लोगों का चैप्टर वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या हम सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग बनाएंगे वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या कहता है वैसी संख्या जिन्हें हम
जिन्हें हम जानते हैं या सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए वास्तविक संख्या का प्रकार देखते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार देखिएगा। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। पहला संख्या का नाम परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। हेडिंग बनाएंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या देखेंगे। संख्या R को परिमेय संख्या कहते हैं। फिर लिखेंगे इसमें वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, चलिए यहां तक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा कुछ बताएंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, कहता है वास्तविक संख्या सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, या वे संख्या जिन्हें हम जानते हैं। अब देखिए, कौन सी संख्या आप जानते हैं? एक वास्तविक संख्या एक भी जानते हैं, जैसे में 5 हो गया, x भी है ना, तो x भी आप जानते हैं। जैसे मान लेते, माना कि वह संख्या x है, तो मानना जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस में जानते हैं, वह भी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, मगर उसमें डिफाइड कर दिया कि अलग ये है, ऋणात्मक मान है, मगर वही संख्या जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आप बाय में जानते हैं, बट्टा में जानते हैं, यही सब वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या जैसे पहला परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या हम देख लेते हैं। कहता है परिमेय संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। चलिए, यहाँ पे आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कक्षा में, जो भी कक्षा में, कि यहाँ पे शुरू से ही Q बराबर 0 क्यों आता रहता है। यहाँ हमें एक बेसिक मिलने को मिलता है कि Q बराबर नहीं है 0 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, आइए हम क्लास 10th में पहले इसको जानकारी ले लेते हैं कि Q बराबर नहीं है 0 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से फिर स्टार्टिंग करते हैं। कहता है यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर इस बात पर इतना बल क्यों देता है कि Q बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, हम उदाहरण देके समझते हैं। ठीक, उदाहरण देके समझते हैं। उदाहरण में हम -25 लेके देखते हैं। -25 को हम -25/1 के रूप में
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां p बराबर -25 और q बराबर 1 है। ठीक है, इस तरह से हम यह पाते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। जैसे 2 को लिख सकते हैं 2/1। जैसे -1 है तो -1 को हम लिख सकते हैं -1/1। -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। 25/8 इस सबको हम यानी ET से बना सकते हैं। इस सबको हम परिमेय संख्या के अंतर्गत लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। यहाँ से कहता है इस बात पर इतना बल क्यों देते हैं, इस बात पर कि बल क्यों देते हैं कि q बराबर 0 होना चाहिए। देखिए क्यों देते हैं, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि q बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के साथ देखते हैं। -25 को हम -25/1 के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। यहाँ कहा तो p बराबर -25 यानी -25 को हम 25/1 के रूप में लिख सकते, यानी परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सके। p बराबर यहाँ कौन है -25 और q बराबर यहाँ पे 1 है। इस तरह से हम यह पाते हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है, अब देखिए हम जो 3 बेसिक प्राय थे वही हमें यहाँ पे काम आ रहा है। पहले में कहा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में हमने क्या जोड़ा था, शून्य जोड़े थे और पूर्णांक भी आते हैं यानी ऋणात्मक मान जोड़े थे। तो देखिए यही तीनों हमारा पहले बेसिक बता दिया गया है, यहाँ पे हमें यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 के रूप में, क्योंकि यहाँ पे p कौन है 0 है, q यहाँ पे कौन है 1 है। 1 को हम लिख सकते हैं। इसी तरीका से हम परिमेय संख्या के अंतर्गत में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऋणात्मक मान भी आ रहा है, तो ऋणात्मक मान हमें देखिए पूर्ण संख्या में आ रहा है, पूर्ण संख्या के अंदर, तो पूर्ण संख्या को भी हम परिमेय संख्या के अंतर्गत में लिख सकते हैं। इसलिए हमने पहले बेसिक बता दिया कि पूर्ण संख्या इस तरह से आता है। ठीक है, तो आप लोग को इतना परिमेय संख्या के अंदर में आया। चलिए इसके बाद जो भी है, अच्छा थोड़ा सा परिमेय संख्या में और कुछ है जो हम बतलाते हैं। देखिए ठीक, थोड़ा सा क्या 5/0 परिमेय संख्या है। आप लोगों से पूछा जाएगा क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है, क्या कहिएगा हाँ या नहीं। कथे भी बोलिएगा हाँ नहीं, बोलिएगा नहीं, नहीं बोलेगा क्यों, तो क्योंकि हर शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि हम 0 को यानी हर, यहाँ कौन है फैब क्या है अंश है, नीचा में हर है 0, तो हर शून्य कभी भी नहीं होता है, इसीलिए 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि हर शून्य। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या,
ठीक है। अपरिमेय संख्या में लिख सकते हैं संख्या s को अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर लिखेंगे वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। ठीक है। परिमेय संख्या यहाँ पे हम थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, पाई, ये सब क्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? संख्या s को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो आपको पता चल गया q बराबर 0 क्यों लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे में √2 एक अपरिमेय संख्या, √3, √5, √6, √7, √8, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। आइए, इतना सारा चीज वास्तविक संख्या में हम सब पढ़ चुके हैं बेसिक में। अब जो हमारा वास्तविक संख्या बनाने में यानी चैप्टर में जो भी चीज़ हमें लागू होता है, अब हम वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो वास्तविक संख्या में दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों को यूज होता है रियल नंबर में, वो हम जानकारी लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। वास्तविक संख्या के बारे में हम जान गए। वास्तविक संख्या का चैप्टर बनाने में अब हमें जो भी यूज होता है वो यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले यूज जो होता है वो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं। किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है, जिसके लिए a बराबर b³ प्लस r, जहां 0 छोटा r छोटा b होता है। ठीक है। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाता है प्रमेय का। ठीक है। प्रमेय का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिम्मा। ठीक है। प्रमेय का देखते हैं। लिखेंगे प्रमेय का एक
सिद्ध क्या हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। प्रमेय के बाद आ जाता है एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। फिर देखिए, एक एल्गोरिथम में जो एक और बेसिक है वो बतलाने जा रहे हैं, यानी एल्गोरिथम। ठीक है, कहा शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। चलिए, अब हम बारी बारी से पॉइंट समझते हैं कि ये पॉइंट क्या सब है। ठीक है, देखिए, ये तीनों पॉइंट आप लोगों को चैप्टर यानी प्रश्नावली जब तक रहेगा चैप्टर 1 तब तक आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आएगा, यानी बनाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले गौर से सुनते हैं यहाँ से हम। ठीक है, सबसे पहले नाम बताया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है। ठीक है, जिसके लिए यानी किसके लिए, यानी यूक्लिड विभाजन के लिए a बराबर b क्यू प्लस r, जहां 0 छोटा r छोटा b होता है। ठीक है, अर्थात भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणित भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये बतलाया गया यूक्लिड विभाजन में आप लोगों को बहुत काम आएगा। जब भी हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन तब भी हम बार लिखेंगे a बराबर b क्यू प्लस r से, जहाँ 0 छोटा r छोटा b होता है। ठीक है, यहाँ आप समझ गए। यहाँ पे एक शब्द बोला गया परमयिका, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं लिम्मा। ठीक है, लिम्मा शब्द देखिए क्या होता है। लिम्मा शब्द क्या होता है कि परमयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। परमयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है। अब देखिए आप लोग कि सिद्ध क्या हुआ कथन क्या होता है। अब जब भी चैप्टर उठाइएगा आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट, अब देखिए पहला जो गणित का जो साइंटिक्स होगा वो पहला क्वेश्चन बना के सोल्व करके क्वेश्चन देता है, तब हम सब मिलके उसे सॉल्व करते हैं। तो वही प्रमेय बताता है कि मैथ में कि अब जो भी आप क्वेश्चन लीजिएगा एक सिद्ध क्या हुआ पहले से कथन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम सब बनाते हैं तो और इसे एक अन्य कथन जब हम सब शुरू करते बनाने के लिए, तब हम लोगों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रमेय का आप लोग जान गए लिम्मा। चलिए, यहाँ पे एक एल्गोरिथम है, बार बार आप चैप्टर में पढ़िएगा एल्गोरिथम।
एल्गोरिदम 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 का परिभाषा बताइए। एल्गोरिदम, चलिए देखते हैं। एल्गोरिदम चरणों की एक श्रृंखला होती है। चरण मतलब होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब जब तक आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तब तक चरण चलता रहेगा, स्टेप 1 करके स्टेप 2 करके, ठीक है, होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है, ठीक है। चलिए हमने एल्गोरिदम भी समझ में आ गया। इसमें एक चीज बतला गया, एल्गोरिदम, ये शब्द कहाँ से आया है, ये किससे लिया गया, ठीक है। देखिए एल्गोरिदम यानी शब्द जो है 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणित था जिसका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा, ठीक है, अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। क्या? तो एल्गोरिदम, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर 1 का बेसिक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।